गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन पढ़ेंगे पदार्थों के गुण धर्म वाला चैप्टर, और इसमें भी अपन ने थोड़ी प्रत्यास्थता के बारे में बात की थी, तो इसी क्रम में थोड़ा आगे अपन डिस्कस करेंगे। और आज का टॉपिक है प्रतिबल और विकृति, कि प्रतिबल क्या होता है और विकृति क्या होती है। प्रतिबल को अपन यहाँ इंग्लिश में बोल रहे हैं स्ट्रेस, और विकृति होती है स्ट्रेन। अब देखिए प्रतिबल अपन किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। ध्यान रखिए, इसमें शब्द आया है प्रतिबल, तो ये बल का ही एक प्रकार से अपन मॉडिफाइड रूप बोल सकते हैं। बस बल होता है वह द्रव्यमान गुणा त्वरण के रूप में डिफाइन करते हैं। किसी भी चीज़ को धक्का देना, खींचना, टेंशन करना, टेंशन देना, ये वाले बल में आते हैं। और प्रतिबल है वह एकांक क्षेत्रफल में लगने वाला काट बल है, जो कि प्रत्यानयन बल का ही एक रूप है। तो देखिए, कोई भी एक वस्तु है, उस वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है। जब किसी भी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो उस वस्तु के आकार और आकृति में परिवर्तन होता है, अर्थात वह वस्तु है डिफॉर्म हो जाती है, विरूपित हो जाती है। और जब अगर वह वस्तु प्रत्यास्थ है, तब उस वस्तु के जो अंतराण्विक बल होता है, अंतराण्विक बल जो विभिन्न प्रकार के कणों के बीच में लगता है, अणुओं के बीच में लगता है, वह वापिस उस वस्तु को रिस्टोर करने की, यह पुनः मूल अवस्था में लाने की कोशिश करता है। तो उस बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं। और यह प्रत्यानयन बल होता है, यह जो आरोपित बाह्य बल है उसके विपरीत दिशा में होता है। देखिए, यहाँ पर जो बाह्य बल है वह वस्तु को डिफॉर्म करने की या विरूपित करने की कोशिश करता है, तो प्रत्यानयन बल होता है वह बाह्य बल के विपरीत दिशा में उस वस्तु को वापस पुनः प्रारंभिक अवस्था में लाने की कोशिश करता है। इस प्रकार से जब साम्य अवस्था होती है, अर्थात इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर किसी भी वस्तु पर एकांक काट क्षेत्रफल पर लगने वाला बल वह प्रतिबल कहलाता है। यह जो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल है, जिसे अपन प्रतिबल कह रहे हैं, यह प्रत्यानयन बल या रिस्टोरिंग फोर्स ही है। तब अपन प्रत्यानयन बल या प्रतिबल के रूप में इसको डिफाइन कर सकते हैं। वह है बाह्य बल बटे काट क्षेत्रफल, अर्थात एकांक काट क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल या वह इसको डिफाइन किया जा सकता है, जिसे अपन बल बटे क्षेत्रफल के रूप में लिख सकते हैं, F/A। यहाँ पर अपन देख सकते हैं सूत्र से इसका जो मात्रक है वह होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर MKS पद्धति के अंदर, क्योंकि यहाँ पर बल है उसका MKS पद्धति में जो मात्रक होता है वह न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है। इसकी विमा भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। इसकी विमा देखिए कि जो बल की विमा है उसमें क्षेत्रफल की विमा का भाग दे देंगे। तो जो बल की विमा है वो होती है m1L1T-2 और क्षेत्रफल की विमा होती है L2 मीटर स्क्वायर। तो इसकी विमा अपन m1L-1T-2 के रूप में इसको लिख सकते हैं। कई बार ऑब्जेक्टिव जो सवाल आते हैं उसे पूछ सकते हैं कि किन की विमाएं आपस में समान होती हैं, निम्नलिखित में से बताइए। तो अपन ने विमा वाले चैप्टर में डिस्कस भी किया था, लेकिन फिर भी आपको मैं वापस मेमोराइज कर देता हूँ कि प्रतिबल और दाब दोनों की विमाएं एक जैसी ही होती हैं। और जो दाब का जो मात्रक है, प्रेशर है, उसका मात्रक भी क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, अर्थात एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। तो प्रतिबल और दाब के दोनों की विमाएं और मात्रक समान होते हैं। बस फर्क यह है कि प्रतिबल में रिस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल काम में लिया जाता है। अब जो प्रतिबल है वो 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें जो पहला प्रतिबल है उसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। देखिए, नाम से ही पता चलता है अनुदैर्ध्य मतलब लंबाई के सापेक्ष होगा। तो लंबाई के सापेक्ष किसी भी चीज़, कोई भी वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, अगर उस वस्तु के ऊपर बल लगाते हैं या तो उस वस्तु की लंबाई में वृद्धि होती है या उसकी लंबाई में कमी होती है। तो उसी से अपन इस अनुदैर्ध्य प्रतिबल को 2 प्रकार के प्रतिबलों के रूप में लिख सकते हैं। पहला आता है तनन और दूसरा आता है संपीड़न। तनन का मतलब होता है खींचना, खिंचाव, और एक्सपांसन, और संपीड़न होता है कंप्रेशन। तो तनन प्रतिबल है वह अनुदैर्ध्य प्रतिबल है, वह लंबाई में वृद्धि होने पर उत्पन्न जो प्रतिबल होता है उसको तनन प्रतिबल कहते हैं। अर्थात यहाँ पर जो प्रतिबल है वह एकांक लंबाई के ऊपर लगने वाला जो प्रत्यानयन बल है वह तनन प्रतिबल होगा। ऐसे संपीड़न प्रतिबल भी एक प्रकार का अनुदैर्ध्य ही प्रतिबल ही है, बस फर्क यह है कि उसमें लंबाई में कमी हो रही है। अर्थात यूँ मानिए कि कोई एक तार है, उस तार में अगर मैं बल नीचे की तरफ लगाता हूँ F, तो इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी, और इस पर अगर इस तार के मैं बल ऊपर की तरफ लगाता हूँ इसमें, तो इसमें कंप्रेशन होगा, और कंप्रेशन होगा, और इसमें जो लंबाई है उसमें कमी आएगी। तो इस दोनों बातों पर अपन कह सकते हैं कि जो अनुदैर्ध्य प्रतिबल है वह लंबाई के अनुदिश प्रतिबल है, लंबाई के सापेक्ष प्रतिबल है। उसी के लंबाई है उसके
साथ में प्रतिबल है। तो प्लस माइनस का मतलब यहाँ पर है लंबाई में वृद्धि और लंबाई में कमी। अगर लंबाई में वृद्धि होती है तो वह तनन प्रतिबल होगा अनुदैर्ध्य प्रतिबल के रूप में, और अगर माइनस है तो लंबाई में कमी है, इसका मतलब संपीड़न प्रतिबल होगा अनुदैर्ध्य प्रतिबल के रूप में। दूसरे प्रकार का जो प्रतिबल है वह होता है आयतन प्रतिबल या वॉल्यूम स्ट्रेस। तो नाम से इसे भी अपन एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आयतन प्रतिबल है या वॉल्यूम स्ट्रेस है वो होता क्या है। देखिए कि कोई भी वस्तु या ऑब्जेक्ट है, अगर वह त्रिविमीय है, 3 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट पर अगर उसके प्रत्येक भुजा पर प्रत्येक पृष्ठ पर बल लगाया जाता है, और प्रत्येक पृष्ठ पर बल लगाने पर उसमें क्या होता है कि उसके आयतन में कमी होती है, वह वस्तु है वह सप्रेस हो जाती है एक प्रकार से, तो कंप्रेशन में आ जाती है, संकुचन होता है। तो संकुचन में होने के कारण से उसके आयतन में कमी होती है। तो किसी भी वस्तु के पृष्ठ पर बल लगाने पर आयतन में कमी होती है। इस परिवर्तन का विरोध करने के लिए एक प्रकार का प्रत्यानयन बल होता है, और वह प्रत्यानयन बल एकांक क्षेत्रफल पर लगता है, तब उसे अपन आयतन प्रतिबल कहते हैं। अर्थात किसी भी वस्तु पर बाह्य बल लगाने के कारण से उसके आयतन में कमी होती है, और उस आयतन में कमी होने के कारण से उसके अंदर वस्तु के अंदर अंतराण्विक बलों के कारण से एक प्रत्यानयन बल लगता है, और वह प्रत्यानयन बल एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल है, वह उस आयतन प्रतिबल के रूप में परिभाषित होता है। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम स्ट्रेस है, आयतन प्रतिबल है, वो वस्तु के आयतन में कमी या वृद्धि को लेके। वापिस अपन तनन और जो संपीड़न है उसी के आधार पर यहाँ पर कह सकते हैं आयतन में कमी भी होती है और आयतन में वृद्धि भी हो सकती है। अगर बाह्य बल है वह संपीड़न के लिए है या कंप्रेशन के लिए है या एक्सपेंशन के लिए है, उसी हिसाब से उसके आयतन में कमी या वृद्धि हो सकती है। और आयतन में कमी या वृद्धि होने, आयतन में परिवर्तन होना, एक प्रकार से यूँ बोल सकते हैं अपन, आयतन में परिवर्तन होने पर जो भी बल प्रत्यानयन बल है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल है, जो साम्य अवस्था में लाने की कोशिश करता है वस्तु को, वह बल आयतन प्रतिबल कहलाता है। अब तीसरा है अपरूपी प्रतिबल या शियरिंग स्ट्रेस। अपरूपी का मतलब है किसी भी वस्तु को डिफॉर्म कर देना, अपरूपण पैदा कर देना। यहाँ पर अभी अपन ने लंबाई के सापेक्ष पढ़ा और अभी अपने आयतन के सापेक्ष पढ़ा प्रतिबल को। अभी अपन अपरूपण है कि वस्तु का लंबाई और आयतन दोनों में भी परिवर्तन हो सकता है, या फिर वस्तु है उसका आकार भी परिवर्तित हो सकता है। तो वस्तु है वह अपरूपित हो जाती है, उसका रूप बिगड़ जाता है, यूँ मान सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि ये एक प्रकार का एक घन है। अगर ये घन है, इसके अगर मैं बल ऊपरी सतह पर बल लगाता हूँ, तो बल लगाने के कारण से जो ऊपर वाली सतह है वह डिफॉर्म हो जाएगी, और ऊपर वाली सतह डिफॉर्म होने पर यह इस प्रकार से एक नया क्यूबॉइड है वह बन जाएगा। तो इस वस्तु, ये जो नया आकृति बनी है, इसके हो सकता है लंबाई में परिवर्तन ना हुआ हो और इसका आयतन भी परिवर्तित ना हो, लेकिन वस्तु का जो आकार है वह परिवर्तित हो गया, वस्तु विरूपित हो गई है। इसी कारण से इसे अपन अपरूपण प्रतिबल के रूप में लिखते हैं। किसी भी वस्तु के पृष्ठ के लिए जब उसमें परिवर्तन करते हैं तो उस पृष्ठ के अनुदिश जो प्रतिबल लगता है उसे अपन अपरूपी प्रतिबल के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। इसी के संदर्भ में आगे अपन डिस्कस करते हैं विकृति। विकृति होती है स्ट्रेन, और विकृति का मतलब होता है किसी भी वस्तु के रूप का बिगड़ जाना, उसमें परिवर्तन हो जाना। तो कोई भी वस्तु है, उस वस्तु पर अगर अपन बाह्य बल लगाते हैं F, तो वस्तु के बल बाह्य बल लगाने के कारण से उसमें परिवर्तन होता है वस्तु के, उसके लंबाई में, उसके आयतन में या उसके आकार में परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं जो विकृति होती है वह लंबाई में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन और आकार में परिवर्तन, ये तीनों परिवर्तन होते हैं। तो इन तीनों के रिस्पेक्ट में ही अपन 3 प्रकार की विकृति को पढ़ेंगे। यहाँ पर क्षेत्रफल नौ के आकार है। तो नॉर्मली अपन विकृति को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि साम्य अवस्था की सीमा में किसी भी वस्तु में परिवर्तन बटे मूल आकार, मूल जो आकृति है वह। तो कोई भी वस्तु पर अगर बल लगाया जाता है तो वह वस्तु है वह डिफॉर्म हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, उसकी लंबाई में परिवर्तन हो जाता है, उसका आयतन परिवर्तित हो जाता है, उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, और वह अनुपातिक रूप से कितना परिवर्तन हुआ है वह विकृति को बताता है।
जैसे कि किसी भी तार है, उस तार को अगर खींच के बल लगा के खींच देते हैं तो तार की लंबाई है, और तार की लंबाई है वह जितनी परिवर्तित होती है और मूल लंबाई का उसमें भाग दे देते हैं। तो जो तार की लंबाई है उसमें परिवर्तन और मूल लंबाई का जो अनुपात है वह एक प्रकार की विकृति है। अब देखिए इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है वह भी लंबाई है और नीचे वाला पार्ट है वह भी लंबाई है, इसीलिए जो विकृति है वह एक विमाहीन राशि है, उसकी कोई भी विमा नहीं होती है। ओके, अब जो विकृति है वह लंबाई, आयतन और आकार तीनों पर निर्भर करती है। इसका मतलब जो विकृति है वह प्रतिबल की तरह 3 प्रकार से डिफाइन की जा सकती है। अभी देखिए कि अगर मैं कहूँ कि किसी भी वस्तु है उसकी लंबाई में परिवर्तन है, कोई भी वस्तु है उसकी लंबाई में अगर परिवर्तन किया जाता है तो उसके सापेक्ष जो विकृति होगी वह अनुदैर्ध्य विकृति होगी। तो लंबाई में परिवर्तन बटे मूल लंबाई, तो वह जो विकृति होगी उसे अपन अनुदैर्ध्य विकृति बोलेंगे। और यह जो विकृति है वह साम्य अवस्था की सीमा में होती है, अर्थात वस्तु है अगर उसकी लंबाई में परिवर्तन करने के लिए बल ज़्यादा लगा देते हैं तो वस्तु है वह अगर प्रत्यास्थ नहीं रहेगी तो उसमें वापस प्रत्यानयन बल या वापस मूल अवस्था में आने का गुण नहीं रहेगा। इसीलिए फिर वह प्रत्यास्थ सीमा के अंदर ही अपन इसको डिस्कस करते हैं। और नॉर्मली यह एक प्रकार का अनुपात है कि वस्तु की लंबाई में परिवर्तन बटे मूल लंबाई है वह। ठीक इसी प्रकार से अपन आयतन विकृति के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं कि किसी भी वस्तु में अगर बल लगाते हैं तो उसके आयतन में परिवर्तन होता है, कम या ज़्यादा होता है, तो आयतन में परिवर्तन बटे मूल आयतन हो जाता है, तो वह उसके आयतन पर विकृति के रूप में अपन डिस्कस कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही किसी भी वस्तु पर अगर बल लगाया जाता है और उस वस्तु का आकार परिवर्तित हो जाता है, उसमें लंबाई और आयतन दोनों ही परिवर्तित नहीं होते हैं, बस उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, तो उसे अपन अपरूपण विकृति या शियरिंग स्ट्रेन बोलते हैं। और नॉर्मली जो अपरूपण होता है वह उसमें जो स्पर्श कोण बनता है, टेंजेंशियल एंगल बनता है फाई, उसके रूप में डिस्कस करते हैं। जैसे अपन यहाँ पर डिस्कस किया था कि कोई भी वस्तु उस पर अगर ऊपरी पृष्ठ पर बल लगाते हैं, बॉटम पृष्ठ को स्थिर रखते हुए, तो जो नया शेप बनता है तो यह मूल शेप के साथ बनने वाला कोण है फाई। तो इसे शियरिंग स्ट्रेन के रूप में अपन स्ट्रेस के रूप में अपन लिखते हैं। अब देखिए शियरिंग स्ट्रेन के रूप में लिखते हैं इसको अपन, यह अपरूपण विकृति हो जाएगी। अब जिस प्रकार से 3 प्रकार के प्रतिबल हैं और 3 प्रकार की ही विकृतियां हैं, तो इन दोनों को एक प्रत्यास्थ सीमा के अंदर एक नियम के द्वारा बताया जाता है, जो कि रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा ये नियम बताया गया था। तो हुक के नियम के अनुसार अपन इसमें 3 प्रकार के नियतांक पढ़ेंगे जो प्रत्यास्था को बताते हैं कि वह अगर अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति है, आयतन प्रतिबल और आयतन विकृति है, और अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति है, इनके अलग अलग अनुपात के रूप में इसे पढ़ते हैं, तो अपने पास 3 प्रकार के जो प्रत्यास्था गुणांक हैं वो मिलते हैं, जो इस चैप्टर में अपन बारी बारी से पढ़ेंगे। मूल रूप से कहा जाए तो यहाँ पर जब प्रत्यास्था की बात आती है तो प्रत्यास्था में अपन 3 प्रकार के जो प्रत्यास्था गुणांक होते हैं उनका डिस्कस करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, और इसमें प्रत्यास्था के बारे में संपूर्ण जानकारी अपन को मिलती है। तो यहाँ पर अभी अपने जो अपरूपण विकृति, आयतन विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के बारे में डिस्कस किया है। इसी प्रकार से आयतन विकृति है, उसका फॉर्मूला अपन आयतन विकृति के रूप में लिख सकते हैं। तो आयतन में कमी या आयतन में परिवर्तन बटे मूल आयतन। तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाला जो भाग है यह भी आयतन में परिवर्तन है, वह भी एक प्रकार का आयतन ही है, और नीचे भी आयतन ही है, इसलिए जो आयतन विकृति है वह भी विमाहीन राशि होगी, यह भी एक प्रकार की विमाहीन राशि ही होगी। ठीक ऐसे ही जो अपरूपण विकृति है, अपरूपण विकृति का मतलब यह है कि वह केवल उसके वस्तु है उसके आकार में परिवर्तन होगा। तो जो अपरूपण विकृति है उसको भी अपन फाई के रूप में लिखते हैं, और यहाँ पर जो आकार में परिवर्तन होता है वह एक प्रकार का कोण के रूप में नापते हैं इसको, तो यह डेल्टा L/L के रूप में ही डिफाइन किया
इसको अपन डेरिवेशन करेंगे इसका नेक्स्ट लेक्चर में। तो यह भी अपरूपण विकृति है, वह भी एक प्रकार से अनुदैर्ध्य विकृति का ही रूप होता है। लेकिन ध्यान रखिए कि जो विकृति है वह विमाहीन राशि है, इसकी कोई भी विमा नहीं होती है। यह किसी भी वस्तु में परिवर्तन का अनुपातिक मापन है कि वह कितना प्रतिशत चेंज हुआ है। किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं तो कितना प्रतिशत उसकी लंबाई चेंज हुई है, कितना प्रतिशत उसका आयतन चेंज हुआ है, कितना प्रतिशत वस्तु का आकार चेंज हुआ है। अभी अगले लेक्चर में इसका अपन डेरिवेशन करेंगे बारी बारी से। ओके, थैंक यू।